नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में, हमें फिक्र है आपकी जेब की। स्वागत है आपका। भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए जरूरी खबरों को अच्छे से ध्यान लिया और समझ लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन से, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए, पहली खबर आज वो जो दिन भर सुर्खियों में रही, और वो खबर है मोदी 3.0 का पहला बजट। 6 करोड़ करदाताओं को क्या मिला है, नई टैक्स रजीम में कितना फायदा, और ओल्ड टैक्स रजीम का आगे क्या होगा। आपकी जेब कट गई है या भर गई है? बिल्कुल सरल भाषा में फिक्र के कैलकुलेटर के जरिए आपको बताएंगे। दूसरी खबर राजनीति का हिट फॉर्मूला है, एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ लीजिए। नायडू और नीतीश कुमार एनडीए के मजबूत साथी बने तो बजट में मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश और बिहार का खास ख्याल रखा है। दोनों राज्यों को स्पेशल स्टेटस का दर्जा भले ही ना मिला हो, लेकिन बजट इतना मिला है कि आज खुश तो बहुत होंगे नायडू और नीतीश। तीसरी खबर, सरकार बजट पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन विपक्ष को बजट रास नहीं आ रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि यह सरकार बचाने वाला बजट। नेताओं ने बजट का कैसा विश्लेषण किया, यह भी विस्तार से देखेंगे। हम आपको यह जानकारी भी देंगे कि अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर नए बजट के मुताबिक अब आपको कितना टैक्स देना होगा। चौथी खबर बड़ी चिंताजनक खबर है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र पर 21 जुलाई की रात आग लग गई। 6000 करोड़ से अधिक की लागत से तैयार आईएनएस फ्रिगेट आईएनएस ब्रह्मपुत्र की हालत अब यह है कि वो मुंबई के समंदर में आधा डूबा बल्कि लेटा हुआ है। ये देखिए अब आप, क्या ऐसी लापरवाही का कारण है, या ये किसी लापरवाही की वजह से हुआ है, या किसी साजिश के तहत? आखिर भारतीय नौसेना एक रहस्यमयी नौसैनिक की तलाश क्यों कर रही? और पांचवी खबर, राष्ट्रपति पद की रेस से हटने के बाद बाइडेन कहां अदृश्य हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अलग अलग बातों कर रहे हैं, अलग अलग दावे कर रहे हैं। बाइडेन के जाने के बाद डेमोक्रेट्स बहुत खुश हैं, उन्हें अब कमला पसंद है। लेकिन क्या कमला हैरिस ट्रंप को टक्कर दे पाएंगी? नया सर्वे क्या कहता है? थोड़ी देर में पूरी खबर देखेंगे। फिक्र आपकी में आज की शुरुआत दिन की सबसे ट्रेंडिंग न्यूज से है। सबसे ट्रेंडिंग न्यूज से है। आज दिन भर आपने जो शब्द सबसे ज्यादा बार बार लगातार कई बार सुना, जिसके बारे में बात है, वो है बजट। फ्रांस की गलियों से निकला एक साधारण सा शब्द, बुगेट, आज का बजट बनकर हमारे आर्थिक भविष्य की दिशा तय करता है। फ्रेंच भाषा के बुगेट शब्द का अर्थ होता है छोटा सा बैग या थैला। यह थैला आमतौर पर वित्तीय दस्तावेजों को रखने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन समय के साथ बुगेट ने अंग्रेजी भाषा में बजट का रूप ले लिया और बात एक सामान्य थैले से आपकी जेब और देश की जेब तक पहुंच गई। आज फिक्र के बजट विशेषांक में आपको बजट की पूरी पिक्चर देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे पहले जल्दी से आपको बिग हाइलाइट्स बताते हैं। नंबर 1, ओल्ड टैक्स रजीम में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन नई टैक्स रजीम में करदाताओं को थोड़ी राहत दी गई है। रोजगार के लिए 5 योजनाओं का ऐलान किया गया है, जिसके तहत 5 साल में 4 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य है। बिहार और आंध्र प्रदेश को कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम मिलेगी। कैपिटल गेन टैक्स 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है, लेकिन यह राहत नहीं बल्कि धीमे से आपकी जेब काट ली गई है। किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ का आवंटन हुआ है। इसके तहत 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत 63,000 गांव में रहने वाले 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर मुहैया कराया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में गया और राजगीर में मंदिर कॉरिडोर बनेंगे। ओडिशा में भी मंदिर और स्मारक समेत पर्यटन के अन्य केंद्रों को विकसित किया जाएगा। आज जो बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने दिया, हमने उसका शाब्दिक विश्लेषण भी किया है। देखिए, इसमें शेरो शायरी नहीं थी, सच कहा है, लेकिन जो शब्द हैं, कितनी बार कौन से शब्द इस्तेमाल हुए, ये बड़ा रोचक है। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि बजट भाषण में क्या ट्रेंड कर रहा था। ये एक तरह का वर्ड
क्लाउड है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखेगा। बजट भाषण में टैक्स पहले नंबर पर है। यह 134 बार इस्तेमाल हुआ, टैक्स शब्द का इस्तेमाल। आगे आगे देखिए अब आप। विकास 57 बार, रोजगार 34 बार, इंफ्रास्ट्रक्चर 19 बार, इसके अलावा राज्य 16 बार, महिलाएं 13 बार, डिजिटल 11 बार, युवा 10 बार, किसान 10 बार, कृषि 8 बार, शिक्षा 7 बार, प्रधानमंत्री 7 बार, बिहार 5 बार, आंध्र प्रदेश 4 बार, स्वास्थ्य 4 बार, गरीब 3 बार, डिफेंस 2 बार, और हम और आप मिडिल क्लास शब्द, इसका इस्तेमाल भाषण में 1 बार हुआ है। वैसे एक शब्द और है जो इस लिस्ट में नहीं है, और वो है गठबंधन। बजट भाषण में 1 बार भी इसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे हम बजट को डिकोड करेंगे वैसे वैसे आप समझ जाएंगे कि बजट भाषण में अदृश्य होते हुए भी गठबंधन शब्द ही सबसे पावरफुल और असरदार रहा है। अब उस टैक्स के बारे में बात करते हैं जिस पर सैलरीड क्लास ने सबसे ज्यादा चर्चा की और पूरे दिन गणित लगाया कि उसे कोई फायदा हुआ या नहीं, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है। टैक्स पर सरकार अब 2 तरीके से काम कर रही है। पहली ओल्ड रिजीम है और दूसरी न्यू रिजीम है। देखिए, बाय डिफॉल्ट एक इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई भी नया टैक्स पे ही आता है, अगर वो अपने सीए से बातचीत नहीं करता है, जानकारी नहीं लेता है, तो बाय डिफॉल्ट वो न्यू रिजीम में चला जाता है। टैक्स की ओल्ड रिजीम को वित्त मंत्री ने छुआ तक नहीं है, बस एक किनारे पर रख दिया। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम को बदल दिया गया है, जिसके कारण लोगों को थोड़ी बचत भी दिख रही है। ध्यान से देखिएगा, न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स इस प्रकार होगा। करीब 3 लाख तक की आमदनी है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर 3 लाख से 7 लाख है तो 5% टैक्स, 7 लाख से 10 लाख तो 10% टैक्स, 10 से 12 लाख पर 15% टैक्स, 12 से 15 पर 20% टैक्स, और 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम किस तरह से लोगों की बचत करा सकती है और कितनी कमाई तक आपको 1 भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इस पर मैंने कुछ देर पहले मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी से बातचीत की है, और आपके लिए खास तौर पर हमने इस विश्लेषण को तैयार किया है, जरूर देखिए। आज आप सभी के मन में एक अंग्रेजी की लाइन होगी, व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। मिडिल क्लास ये जानना चाहता है कि टैक्स में कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या बचा, क्या गया। मेरे साथ इस वक्त है मनी 9 यानी इंडिया का पहला और सबसे बड़ा पर्सनल फाइनेंस प्लेटफॉर्म के एडिटर अंशुमन जी। सबसे पहले बताइए, एक मिडिल क्लास के लिए टैक्स में फायदा हुआ, नुकसान हुआ? निशांत, बजट को हमेशा हम 2 हिस्सों में देखते हैं, या तो आपकी बचत को प्रभावित करेगा पॉजिटिव या निगेटिव, या आपके इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगा पॉजिटिव या निगेटिव। टैक्स से कुल हमारा प्रयोजन इतना ही होता है। ये बजट हाल फिलहाल के वर्षों में आए सबसे पेचीदा बजटों में है, जिनमें टैक्स के प्रावधान से सुर्खियां कुछ निकल रही हैं, असर कुछ बिल्कुल दूसरे दिख रहे हैं, और हम इसीलिए आपको विस्तार से ये पूरा नक्शा हमने इसको बना के दिखाया है। सबसे पहली चीज हम बचत देखें, सेविंग्स, जिस पे लगातार यहाँ पे लगा रखा है ये न्यू रिजीम। इसका मतलब सेविंग्स को जब हम कहते हैं, यहाँ पे कोई सेविंग्स प्रमोशन सरकार नहीं करना चाहती। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो बचत को कोई प्रोत्साहन नहीं देगी, बचाना आपकी जिम्मेदारी है, टैक्स की रेट हम कम रखेंगे, रियायतें खत्म करेंगे। यह दर्शन 2020 में आया था। 2020 में सरकार ने नई इनकम टैक्स रिजीम शुरू की थी। उस नई रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए 2 छोटे छोटे उपाय किए गए। फायदा या नुकसान अभी हम लोग हिसाब लगाकर समझ लेंगे, और थोड़े समय बाद जब लोग इसका फायदा उठाएंगे तो समझ में आएगा। पहली चीज तो ये कि जो नौकरी पेशा लोग थे उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, एक मानक कटौती मिलती है, उसमें 25,000 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। दूसरा जो स्लैब था, उस स्लैब में 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी निचले स्तर पर कर दी गई, ऊपर के स्तर पर नहीं की गई। ये 2 बदलाव करते हुए वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि पुरानी स्कीम भूल जाइए, हम उस पे किसी तरीके की रियायत नहीं देने जा रहे हैं। इस स्कीम में आइए, यहां जो भी अधिकतम रियायतें उपलब्ध हो पाएंगी वो दी जाएंगी। ये 17,500 रुपए का फायदा बताया जा रहा है। 17,500 रुपए का फायदा अगर आप नौकरी पेशा है तो जी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है, और ये जो 1 लाख रुपए की 3 से 6 वाली जो स्लैब लिमिट थी उसमें 7 लाख कर दिया गया। हाँ, इसमें तो 17,500 रुपए साल का फायदा है। तो 17,500 रुपए साल के हिसाब से मान लीजिए 11-1200 रुपए के आसपास का महीने का लाभ इनकम टैक्स में आपको इसे दिखाई दे रहा है। जो अभी इसको ये बड़ी रियायत तो कहीं से भी नहीं कही जाएगी, किसी तरह से नहीं कही जाएगी, लेकिन इसके जरिए वित्त मंत्री ने यह जरूर कह दिया कि पुरानी स्कीम की उल्टी गिनती शुरू हो गई। अंशुमन सर, मैं अभी इस वक्त ओल्ड रिजीम में हूं। मैं होम लोन भी ले चुका हूं, मैं
नेशनल पेंशन स्कीम में भी इन्वेस्ट करता हूँ। मैं एटीसी और एटीडी दोनों का फ़ायदा मुझे मिलता है क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। मैं ओल्ड रिजीम में जाऊँ या न्यू रिजीम में जाऊँ? आपके लिए, आपके पास आप 54 यानी होम लोन हो गया, 80C सेविंग्स हो गया और 80D हो गया बाकी खर्चों के ऊपर। तो ये तीनों स्कीमों का फायदा लेने के लिए आपको ओल्ड रिजीम में रहना पड़ेगा। वैसे आप एक आम इंसान को क्या बोलेंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके होम लोन का इंस्टॉलमेंट कितना है, आपका 80C का निवेश कितना है। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिनके बहुत बड़े किश्तें नहीं हैं वो लोग अब धीमे धीमे नई रिजीम में जाना शुरू करेंगे, क्योंकि नई रिजीम में रियायत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है और यही वित्त मंत्री का प्रोत्साहन भी था इसको लेकर। इसलिए ये बजट बचतों के खाते पे कड़वा है, खाली है, शून्य है, क्योंकि ये जो तीन बड़े हिस्से थे, स्वास्थ्य पर खर्च, भविष्य के लिए बचते और मकान के लिए प्रोत्साहन, इन तीनों पर कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। बदले बदले से अंदाज नजर आते हैं। पहले वो कहते थे ओल्ड इज गोल्ड, आजकल साहब नई रजीम में नजर आते हैं। वित्त मंत्री ने जिस तरह से ओल्ड टैक्स रजीम से दूरी बनाई है, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ओल्ड टैक्स रजीम से दूरी बना रही है। वित्त मंत्री ने आज बजट भाषण में ये कहा कि 2/3 लोगों ने न्यू टैक्स रजीम को चुना है और आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की जाएगी। यानी आने वाले दिनों में इनकम टैक्स में बड़े बदलाव के संकेत हैं, ऐसा संभव भी है। सुनिए एक बार से फिर वित्त मंत्री ने क्या कहा। I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. जब भी आम बजट आता है तो हर आदमी की पहली इच्छा यही जानने की होती है कि आंकड़ों और घोषणाओं के इस समंदर में हमारे लिए क्या है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी। मैनेजमेंट में इसको कहते हैं इन इट फैक्टर। इससे हमारे जीवन पर, हमारे किचन पर, हमारी जेब पर क्या असर होने वाला है। फिक्र आपकी कि बहुत सारे दर्शक होंगे जिनकी उत्सुकता ये जानने की होगी कि इस बजट की घोषणाओं के लागू होने के बाद क्या सस्ता मिलेगा, क्या महंगा मिलेगा, घर चलाना अब कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा। पहले आपको 10 ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जो सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती होंगी क्योंकि सरकार ने 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर ड्यूटी घटाई है। इसमें लिथियम शामिल है। लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। विदेशी गहने सस्ते होंगे। सरकार ने सोने चांदी पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से घटाकर 5% करने का ऐलान किया है। मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं क्योंकि बजट में मोबाइल फोन पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी 15% कम की गई है। कैंसर की 3 दवाएं सस्ती होंगी, इन दवाओं से भी ड्यूटी हटाई गई है। सरकार ने भारतीय बाजार में बिकने वाले चमड़े के सामान को भी सस्ता किया है। मछली के प्रोडक्ट्स, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, ये सब सस्ते होंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सोलर सेट्स को सस्ता किया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो महंगे होंगे। ध्यान से देखिए, प्लास्टिक के सामान पर आयात शुल्क बढ़ा है। टेलीकॉम से जुड़ा सामान भी महंगा हो गया है। पेट्रोकेमिकल्स, अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी है। पीवीसी का इंपोर्ट घटाने के लिए आयात शुल्क 10 से 25% तक बढ़ाया गया है। हवाई सफर महंगा होगा। सिगरेट महंगी होगी। न्यूटन का नियम है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बजट पर भी प्रतिक्रिया हुई है। इस विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आम लोगों की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। ऐसा हम बीच बीच में करते रहेंगे। इस प्रतिक्रिया के बाद फिक्र का फोकस होगा आपकी प्रॉपर्टी पर। भाई साहब, जो बजट आना चाहिए वो आया नहीं। जो अगर मान लो जो नीचे कष्ट लोग है, जो गरीब आदमी, मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे दाल सब्जी, जैसे दाल की दाम बहुत बढ़ गया था, चाहे आटा हो, चावल हो, ये सब चीज़ पे सरकार को इस सब चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। सी फूड सस्ता हो गया, लेकिन भारत कृषि प्रधान देश है। पहले किसानों का बिल्कुल हटा दिया। हाँ, वो हटा दिया, वो अच्छा किया है सर। लेकिन
कुछ कमी रह गई जो कि शायद राजनीतिक दबाव में सरकार या जल्दबाजी में नहीं बना पाई। महिलाओं की अगर बातचीत करें तो पूरे बजट में आपको क्या चीज़ें लगी जो अच्छी लगी? के का दाम बहुत कम हो चुका है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और कैंसर मेडिसिन वो उसका जो प्राइस है बहुत कम हुआ है, जिससे बहुत लाभ होगा हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। और वो जो बायोडिग्रेडेबल होता है ना प्लास्टिक, उसका दाम बढ़ा करके सबसे अच्छा काम किया है। अगर देखा जाए तो अभी रिसेंटली मेरे भाई को कैंसर हुआ था, सो मैंने बहुत करीब से देखा है कि कितने पेशेंट को चाहिए होता है कैंसर का मेडिसिन विच इज़ नॉट अवेलेबल इन मार्केट। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अब लोग मेडिसिन ले पाएंगे, अपना इलाज करा पाएंगे, जिससे काफ़ी लोग का इलाज हो सकता है। दूसरी चीज़ है अच्छी है कि गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी सस्ती हुई है, क्योंकि गोल्ड इज इन्वेस्ट। बजट में एक और अहम फैसला आपकी प्रॉपर्टी बेचने को लेकर क्या क्या है। अब जरा कागज और पेन लेकर बैठ जाइए, बहुत सारे फैक्ट्स हम आपको बताने वाले हैं। आपने आज के बजट में कैपिटल गेन टैक्स से जुड़ा ऐलान सुना होगा। कैपिटल गेन टैक्स यानी आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। रुको जरा, पहली नजर में यह फैसला अच्छा और मुनाफे वाला दिखता है, मगर पूरी कैलकुलेशन करने पर समझ में आता है कि प्रॉपर्टी में निवेश करने वालों की जेब चोर दरवाजे से काट ली गई है। दरअसल सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स कम तो किया है, लेकिन प्रॉपर्टी की सेल पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया है। इंडेक्सेशन में किसी अवधि में महंगाई के हिसाब से प्रॉपर्टी की कीमत तय होती थी, जिसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपने 50 लाख में कोई घर खरीदा था, लेकिन महंगाई के हिसाब से इसकी कीमत मान लीजिए आज की तारीख में 64 लाख तय की गई है, और आपने इस प्रॉपर्टी को 70 लाख में बेचा है। पुराने नियम के हिसाब से आपको 6 लाख का लाभ हुआ है, और इस पर आपको 20% टैक्स देना होगा। मतलब आपका टैक्स 1,20,000 रुपए बना। लेकिन जो नया नियम है उसमें खेल हो गया है। नए नियम के मुताबिक आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी जो 70 लाख में बेची, उसमें प्रॉफिट सीधे 20 लाख का दिखेगा, क्योंकि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का फायदा आपको नहीं मिलेगा। इस तरह नए नियम में 12.5% कैपिटल गेन टैक्स के मुताबिक आपको 20 लाख पर 2.5 लाख रुपए का टैक्स देना होगा। यह पहले के मुकाबले 2 गुना है। सोचिए, प्रॉपर्टी बेचने से जुड़े टैक्स में कमी को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या विश्लेषण है, यह आपकी जेब पर किस तरह असर डालने वाला है, इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। इस पर कुछ देर पहले हमने मनी 9 के एडिटर अंशुमन तिवारी से बातचीत की और आपके लिए खास तौर पर यह विश्लेषण तैयार किया। इससे पहले की व्यवस्था में सोने पर कैपिटल गेन्स की अवधि 36 महीने थी, प्रॉपर्टी पर एक अलग दर थी, और स्टॉक और बॉन्ड्स पर एक अलग व्यवस्था थी। अब दो अवधियां लागू होंगी, 12 महीने का कैपिटल गेन्स स्टॉक और बॉन्ड्स के ऊपर, और 24 महीने का गोल्ड और प्रॉपर्टी पर। दोनों जगह, दोनों ही हिस्सों में सरकार ने कैपिटल गेन्स की दरों में भी बदलाव किया है। जैसे इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स पे निवेश पर कैपिटल गेन्स की टैक्स दर 10 से बढ़ाकर 12.5% कर दी है, जबकि जो दोनों दूसरे एसेट क्लास हैं, सोना और प्रॉपर्टी, इस पर दर में कमी कर दी है। पर इसे सुनकर आप थोड़ी देर खुश होइए, असली पेंच इसके बाद आता है। सोने और प्रॉपर्टी को बेचने के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इंडेक्सेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी खरीदने से बेचने की अवधि में उसकी कीमत में जो बढ़ोतरी हुई है महंगाई के आधार पर, उस लाभ पर वो टैक्स लगाया जाता था। और इस बजट का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी दोनों से इस इंडेक्सेशन के बेनिफिट को हटा दिया गया है। यानी अब जिस बाजार मूल्य पर वो जो बेचा जाएगा 24 महीने बाद, उस पर टैक्स लगेगा। यह बड़ा उथल पुथल है, बड़ा बदलाव है कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर, जिसका असर बहुत सारे निवेशों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि सरकार ने प्रॉपर्टी में, जिनके पास बड़ी प्रॉपर्टी होल्डिंग है और लंबे समय से प्रॉपर्टीज चली आ रही हैं, जिसके वैल्यूएशन को बेचकर वो फायदा कमा रहे थे, उनको निगाह पर में रखने की और टारगेट बनाने की कोशिश की। इसमें खासतौर से विरासत से मिलने वाली प्रॉपर्टीज की बात शामिल। अब देखते हैं कि सरकार और विपक्ष के नेताओं ने बजट का विश्लेषण कैसे किया है। नेताओं के अपने पूर्वाग्रह होते हैं, अपनी राजनीति होती है, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे विकसित भारत का बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि समावेशी विकास और समाज के हर तबके को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। नेता प्रतिपक्ष
राहुल गांधी ने इसे कुर्सी बचाओ बजट करार दिया है, जिसमें गठबंधन के सहयोगी की पूरी सेवा की गई। इन्होंने कुर्सी बचाओ बजट कहा है। ध्यान से देखते रहिएगा आगे। अखिलेश यादव ने एक शेर के जरिए बजट पर तंज किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, यह बजट भी नाउम्मीदगी का ही एक पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालात में भी जिंदा है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। तो यही बोल रहे हैं, दिस बजट इज टोटली डायरेक्शनलेस, एंटी पीपल, नो विजन, ओनली द पॉलिटिकल विजन इज देयर। I don't see any light. It is the dark, dark and dark. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर देने वाला दूरदर्शी बजट है। इसमें नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए खुला आसमान है, तो गरीबों के चेहरे पर लाने वाली मुस्कान भी है। गरीबों को, अति पिछड़ों को सब पीछे डाल दिया है। कुर्सी बचाने के लिए जो एक दो लोगों को खुश करना था, वो उन्होंने अपने बजट में ओपनली दिखाया। PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, in line with the announcement in the interim budget. Finance ministers dismissed inflation in 10 words. We deplore the casual attitude of the government, and nothing in the budget speech gives us the confidence that the government will seriously tackle the issue of inflation. समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ तरीके से आगे के लिए एक अच्छा सौगात देने का काम वित्त मंत्री निर्मला जी ने किया है। Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago, 50% margin over cost. ग्रामीण विकास और किसान की जिंदगी बदलेगा। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। वैसे बजट पर नेताओं के जो रिएक्शन होते हैं वो काफी स्वाभाविक होते हैं। विपक्ष को बजट को निराशाजनक बताता है और सत्ता पक्ष झोली भर भर कर बजट की तारीफ करता है। आज अगर गलती से आप पिछले बजट का रिएक्शन भी सुन लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो आज बोला गया है या पुराना है, क्योंकि विपक्ष ने तब भी बजट को बेकार कहा था और आज भी कहा है। उसी तरह से सत्ता पक्ष ने तब भी तारीफ की थी और आज भी की है। आज भी ऐसा ही हुआ है। इसीलिए बजट पर नेताओं की प्रतिक्रिया पर राय बनाना मुश्किल है, क्योंकि वो तो पार्टी लाइन से बंधे होते हैं। आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि सच बोलने का साहस नेताओं में थोड़ा कम ही पाया जाता है। बजट पर रूटीन राजनीतिक प्रतिक्रिया से अलग अगर सबका ध्यान किसी ऐलान पर रहा तो वो बिहार और आंध्र प्रदेश पर था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार और आंध्र प्रदेश पर जब ऐलान शुरू किया तो इतना वक्त दिया कि कुछ देर के लिए तो ये कंफ्यूजन हो गया, ये बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है या पूरे देश का। इसीलिए आज राजनीति की दुनिया में पूरे बजट के मुकाबले आंध्र और बिहार की चर्चा ज्यादा है। जिस तरह फिल्मों में पुलिस किसी को चारों तरफ से घेर लेती है, उसी तरह बजट की घोषणाओं को भी आंध्र प्रदेश और बिहार ने चारों तरफ से घेर लिया था। आज राजनीति के गलियारों में यह संकेत भी गया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पकड़ एनडीए की गठबंधन सरकार पर बनी रहेगी और मौजूदा समीकरण में इस पकड़ से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। शायद इसीलिए बजट में इन दोनों सीएम के राज्यों के लिए खुलकर ऐलान किए गए करीब 48 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा यानी करीब 2% हिस्सा इन्हीं दोनों राज्यों को दिया गया है। बिहार के लिए सड़कों वाली विशेष कृपा रही तो आंध्र प्रदेश को नई राजधानी के लिए खूब पैसे मिले। अगर बिहार की बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26,000 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के लिए 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है, जिनके नाम है बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे।
पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बोध गया राजगीर वैशाली दरभंगा एक्सप्रेसवे, बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक अतिरिक्त पुल, इसके अलावा भागलपुर के पिरपैंती में 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगेगा। इसमें 21,400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गया के औद्योगिक रूप से विकसित किया जाएगा काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विष्णुपाद मंदिर, और बोध गया का महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनेगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य में कई मेडिकल कॉलेज और कई एयरपोर्ट दिए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। सिर्फ बिहार ही नहीं, बजट में सरकार ने आंध्र प्रदेश का भी भरपूर ख्याल रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश की धन की जरूरत को महसूस करते हुए सरकार अलग अलग विकास करने वाली एजेंसियों के जरिए मदद करेगी। राज्य को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजधानी निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि दी जाएगी। पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भी वित्तीय सहायता की जाएगी। रायलसीमा, प्रकाशम और कोस्टल आंध्र को विकसित किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर में ओरवाकल क्षेत्र को फंड मिलेगा। इन सारी योजनाओं को जोड़ दिया जाए तो आंध्र प्रदेश को कुल मिलाकर 50,000 करोड़ रुपए का सीधा लाभ मिलेगा। अगर एनडीए में सीटों का वजन देखें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मिलाकर 28 सीटें यानी एनडीए की 293 सीटों में से 10% के करीब है, और कुल 48 लाख करोड़ के बजट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा यानी कि करीब करीब 2% हिस्सा जो है वो सिर्फ इन्हीं दोनों राज्यों को दिया गया है। शायद इसीलिए राहुल गांधी इसे कुर्सी बचाओ बजट कह रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इसे 2 लोगों के लिए बनाया गया बजट कह रहे हैं। विरोधी कुछ भी बोले, लेकिन सरकार के दोनों सहयोगी खुश हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों पीएम मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। अगर मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर कोई फिल्म होती तो उसमें आज ये डायलॉग जरूर होता, आज खुश तो बहुत हो गए नायडू और नीतीश कुमार। We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh. हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिए। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे। सरकार को, निर्मला सीतारमण जी को और खास करके नरेंद्र मोदी जी को 5 करोड़ आंध्र के लोगों की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बिल्कुल सेटिस्फाई है। बिहार आंध्र बहुत बार, क्योंकि राजनीतिक काम है उनके लिए, राजनीतिक उपयोग के लिए बिहार और आंध्र के नाम कई बार सुना, लेकिन हमारे देश में तो 28 राज्य है, सिर्फ 2 नहीं। मैं बिहारी हूँ, मुझे गर्व है इस बात का कि बिहार का जिस तरीके से ध्यान रखा गया। कई हम लोग लंबे समय से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते थे, बट स्पेशल पैकेज भी आने वाले दिनों में हमारे प्रदेश को एक नई मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करेगा। बिहार को ज़रूरत भी थी, बिहार की मांग भी थी, आपने किया, लेकिन साथ साथ आपने आंध्रा के लिए भी किया, एक्सपेक्टेड था, लेकिन बाकी आपने तेलंगाना के लिए क्या किया, पंजाब के लिए क्या किया, और जैसा आपने कहा बंगाल के लिए क्या किया। अभी जो पैकेज दिया है ये बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, मार्क माय वर्ड्स लेके रहेंगे, चाहे सरकार पलटनी पड़े। यहाँ आंध्र और बिहार का नाम लेने से बिहार की हकीकत नहीं बदलेगी। विशेष राज्य और विशेष पैकेज के बीच में या नहीं, दोनों चाहिए। बजट के दौरान शेयर बाजार ने किसी खतरनाक झूले की तरह व्यवहार किया। शेयर बाजार में पहले गिरावट और फिर रिकवरी देखने को मिली है। बजट स्पीच के दौरान सेंसेक्स 1278 अंक गिरकर करीब 79,224 पर पहुंच गया। हालांकि मार्केट बंद होने से पहले इसने रिकवरी कर ली और ये 73 अंक की गिरावट के साथ 80,429 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी बजट स्पीच के दौरान 435 अंक गिरकर 24,074 के स्तर पर पहुंच गया। मार्केट बंद होने के पहले इसने भी रिकवरी कर ली और 30 अंक की गिरावट के साथ 24,479 के स्तर पर बंद हुआ। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट से शेयर बाजार निवेशकों के लिए निराशा भरी खबर सामने आई, जिसका असर सेंसेक्स के उतार चढ़ाव पर दिखा। बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने कुछ निश्चित एसेट्स को लेकर कैपिटल गेन लिमिट यानी शेयर से हुई कमाई पर टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए सालाना कर दिया है। इससे पहले 1 लाख रुपए तक कैपिटल गेन टैक्स फ्री था। इससे निवेशकों को यह फायदा होगा कि अगर वे 1,25,000 रुपए की कमाई इक्विटी से करते हैं तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
ये निवेशकों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में फायदे की बात है। इसके अलावा 1 साल से कम के टेन्योर या होल्डिंग पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है, जिससे निवेशक नाखुश हैं और इसका असर शेयर बाजार पर आज सुबह दिख गया। Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. देखिए, अगर स्टॉक मार्केट में आप किसी को मानते हैं तो एक नाम है वॉरेन बफे का, और वॉरेन बफे का एक बहुत पुराना प्रिंसिपल है और वो उनके गुरु ने उनको दिया था। वो प्रिंसिपल ये है कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता ही नहीं है, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। युवाओं के लिए इस बजट में काफी घोषणाएं की गई हैं, उसमें भी रोजगार पर बड़ा फोकस था। इस बार युवाओं के लिए की गई 3 बड़ी घोषणाओं और पिछली बार की गई 3 बड़ी घोषणाओं की तुलना करते हैं। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, पिक्चर साफ हो जाएगी आपके सामने। इस बार कहा गया है कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा, जबकि साल 2023 में रोजगार निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा हुई थी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपए महीने की मदद की जाएगी। पिछले साल 47 लाख युवाओं को 3 साल तक आर्थिक मदद का ऐलान किया गया था। आज 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए योजना का ऐलान सरकार ने किया है ताकि युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो सके। पिछले साल बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की बात की गई थी। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने शिक्षा, नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इन्हें समझते हैं। नंबर 1, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। ये किश्तें डीबीटी के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। इस स्कीम से 210 लाख युवाओं को मदद दी जाएगी। नंबर 2, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को ईपीएफओ जमा के आधार पर पहले साल इंसेंटिव मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा मिलेगा। नंबर 3, सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रिम्बर्समेंट किया जाएगा। नंबर 4, स्किलिंग। इसके तहत 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख तक के लोन्स में सरकारी मदद मिलेगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट को मिलेंगे। अब बात बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर की करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब किसी भी देश के विकास को गति देने वाले साधनों से। अगर किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उस देश की रीढ़ जो है वो मजबूत होगी। देश के विकास की इमारत और जो उसका जो फाउंडेशन है वो बुलंद होगा। इस बार बजट में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो खर्चा किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक जमाने में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लेआउट होता था वो इंश्योर करता था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से मशीनें आई हैं वो अब गारंटी नहीं बची है कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है क्योंकि वो कॉस्ट कम करता है ट्रांसपोर्टेशन की, वो कॉस्ट कम करता है मूवमेंट की, और वो कॉस्ट कम करता है बहुत सारी चीजों की। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मानो शगुन का लिफाफा तैयार किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए बजट में 4 क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया है। इसमें सड़क, हाईवे निर्माण, उद्योग, शहरी विकास और ऊर्जा सेक्टर शामिल है। इंटरेस्टिंग। अगर सड़क निर्माण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूर्वी राज्यों यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के विकास के लिए
पूर्वोदय स्कीम की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पूर्वी राज्यों में एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाए जाएंगे। उद्योगों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 100 शहरों में या उसके आसपास निवेश के लिए प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को मंजूरी मिली है। शहरी विकास की बात करें तो पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने को बजट में मंजूरी मिली है। 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और ठोस कचरे का प्रबंधन परियोजना और सेवाओं को मंजूरी दी गई है। 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांसपोर्ट संबंधी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में योजनाओं का ऐलान किया गया है। इसके तहत एनटीपीसी और बीएचईएल मिलकर 800 मेगावाट का पावर प्लांट लगाएंगे। घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छोटे परमाणु संयंत्र लगाए जाएंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि पिछले 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बजट जो है वो 3 गुना बढ़ाया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी जरूरत है। किसी भी देश के डेवलपमेंट का वो इंडेक्स होता है। निर्मला सीतारमन ने आज लगातार 7वां बजट पेश किया है। 7वां बजट और फिक्र के कैलकुलेटर से हमने आपके काम की तमाम जानकारियां दे दी हैं। अब इस बजट पर तरह तरह के राजनीतिक दर्द आने वाले दिनों में सामने आएंगे और हम उनका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन बजट के बाद एक ऐसी खबर जिसकी फिक्र करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह तस्वीर आपके सामने चौंकाने वाली है। पहले यह तस्वीर देखिए, शान से खड़ा हुआ आईएनएस ब्रह्मपुत्र, शान से। और ये तस्वीर देखिए। इन दोनों तस्वीरों के बीच की कहानी अब सुनिए ध्यान से। क्या है मामला? देश की सुरक्षा से जुड़ा यह मसला है। सोचिए, अभी किसी भी देश से भारत की जंग नहीं छिड़ी है। शांति काल का समय है और शांति काल में समंदर किनारे मुंबई नेवल डॉकयार्ड पर खड़े खड़े नौसेना का आईएनएस ब्रह्मपुत्र जल गया। आखिर कैसे? क्या यह कोई लापरवाही थी? क्या यह कोई साजिश थी? सवाल कई हैं। घटना को 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और देश को इन सवालों के जवाब अब तक नहीं मिले हैं। भारतीय नौसेना ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। मामले की विस्तृत जांच होगी। इस बीच शक की सुई तेजी से घूम रही है। हम सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले आपको आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की घटना से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा। सोशल मीडिया पर आग लगने के बाद तेजी से वायरल हो रहा है आईएनएस ब्रह्मपुत्र का ये इकलौता वीडियो है। इसमें भीषण आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। आईएनएस ब्रह्मपुत्र से धुएं का गुबार उठ रहा है। घटना के बारे में यह जानकारी है कि 21 जुलाई को मरम्मत के दौरान आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगी थी। डॉकयार्ड में तैनात फायर फाइटर्स की मदद से वॉरशिप के क्रू मेंबर्स ने 22 जुलाई की सुबह तक आग पर काबू पा लिया था। इस पर लगी आग से देश को और खास तौर पर भारतीय नौसेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसके बारे में जानकारी आगे देंगे। लेकिन अब हम अपने दर्शकों को कल सुबह की तस्वीर भी दिखाते हैं। अफसोस, दुखद, बहुत दुखद। रात में आग लगने के बाद सुबह आईएनएस ब्रह्मपुत्र का डॉकयार्ड की तरफ वाला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। वॉरशिप समंदर में एक तरफ से झुक गया है। नौसेना ने इस बारे में जानकारी दी है। नौसेना ने बताया है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आग बुझाने की कोशिशों के दौरान समंदर का पानी इस्तेमाल हुआ था। आग बुझाने के बाद आईएनएस ब्रह्मपुत्र ने पानी बाहर निकालने के लिए कई पंप की मदद ली गई। जल्द ही इसे दोबारा सीधा कर दिया जाएगा। हमारे पास आईएनएस ब्रह्मपुत्र की एक सैटेलाइट तस्वीर भी है। 1 अप्रैल 2024 को आईएनएस ब्रह्मपुत्र को आखिरी बार यही मुंबई के डॉक किया गया था। लेकिन 3 महीने बाद अग्निकांड की इस वजह से इसी आईएनएस ब्रह्मपुत्र की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। देश को आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की पूरी जानकारी नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने दी है। उन्होंने कहा है कि नुकसान का आकलन किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान एक चौंकाने वाली बात कही है। उन्होंने बताया कि आग लगने की घटना के बाद से एक नाविक लापता है।
उस लापता नाविक को रविवार को जहाज से बाहर जाते देखा गया था। उसे ढूंढने के लिए तलाशी अभियान जारी है। सवाल है कि क्या इस अग्निकांड से उस रहस्यमयी नौसैनिक का कोई कनेक्शन है? क्या आईएनएस ब्रह्मपुत्र में यह आग किसी साजिश के तहत लगाई गई है? इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं, इसे समझने के लिए आपको आईएनएस ब्रह्मपुत्र की विशेषता जाननी चाहिए। आईएनएस ब्रह्मपुत्र, इसकी ताकत क्या है? यह एक फ्रिगेट है। फ्रिगेट, यकीन मानिए एक फ्रिगेट में बहुत ताकत होती है। वो एक बहुत बड़े वॉरशिप को एक्कंपनी करता है, फ्रिगेट। अब आपको फैक्ट्स बताते हैं। आईएनएस ब्रह्मपुत्र भारत में बना ब्रह्मपुत्र क्लास का पहला गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र को भारतीय नौसेना में 2000 में कमीशन किया गया है, विच इज वेरी यंग अगर बात की जाए। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में मीडियम रेंज, क्लोज रेंज और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगे। सोचिए, ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र में टॉर्पीडो लॉन्चर है। आईएनएस ब्रह्मपुत्र से चेतक हेलीकॉप्टर उड़ान भर सकते हैं। स्पीड 27 नॉटिकल माइल प्रति घंटा, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक। और इस जहाज पर 40 अधिकारी और 330 नौसैनिक मौजूद रहते हैं। क्रू जब काफ़ी सतर्कता के साथ उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो पोर्ट साइड में लिस्ट हो गया। जब शिप ज़्यादा डैमेज हो जाए और एक तरफ टिल्ट हो जाए तो असेसमेंट डैमेज की करना और भी मुश्किल होगा। बेतवा भी पोर्ट साइड में 90 डिग्री टर्न होके और क्रैश हो गया था, तो उस समय भी उसकी असेसमेंट में करीब 20 करोड़ लगे थे। उसको सीधा करने में 3-4 महीने लग गए थे उसको। जरूरी है सबसे पहले कि शिप को सेव करके लाना और उसको उसकी जो स्थिति है उसको बहाल करना। उसके बाद असेसमेंट होगी, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी सारी फैक्ट्स बाहर लेके आएगी। भारतीय नौसेना के लिए किसी वॉरशिप का इस तरह से जल जाना कितना बड़ा नुकसान है, इसे आप ऐसे समझे कि आईएनएस ब्रह्मपुत्र की लागत 6000 करोड़ से अधिक है। आज बजट डे है, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। 6000 करोड़, सोचिए ये बजट एलोकेशन कितना बड़ा है, 6000 करोड़। आईएनएस ब्रह्मपुत्र के निर्माण में करीब 11 साल का लंबा वक्त लगा है। स्वदेशी आईएनएस ब्रह्मपुत्र को बनाने में वर्षों की रिसर्च मेहनत लगी है। अगर किसी देश से युद्ध छिड़ जाता है तो यही आईएनएस ब्रह्मपुत्र इस वक्त फ्रंटलाइन पर एक्टिव भूमिका निभा रहा होता, लेकिन अब यही वॉरशिप आग लगने के बाद मुंबई के समंदर में एक तरफ झुका हुआ है। उसे सीधा करने की कोशिशें जारी है। वैसे आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की यह पहली घटना है, लेकिन भारतीय नौसेना ने कि वॉरशिप्स में इस तरह के नुकसान की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जले हुए और आधा समंदर में डूबे आईएनएस ब्रह्मपुत्र की है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। दूसरी तस्वीर आईएनएस बेतवा की है। वर्ष 2016 में मिसाइल तकनीक से लैस आईएनएस बेतवा वॉरशिप मुंबई के समंदर में पलट गया था और इस दुर्घटना के बाद नौसेना के 3 अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया गया था। तीसरी तस्वीर भारतीय नौसेना की पनडुब्बी आईएनएस सिंधु रक्षक की है। वर्ष 2013 में इसमें विस्फोट हुआ था। 18 नाविकों की मौत हो गई थी। घटना की आंतरिक जांच से पता चला था कि टॉर्पीडो लोड करते समय जरूरी एसओपी का पालन नहीं किया गया था। लेकिन अब एक टॉर्पीडो जो कि अमेरिका से लॉन्च हुआ है और वो कहां जाके रुकेगा कोई नहीं जानता है, और वो है कंट्रोवर्सी का टॉर्पीडो। अब फिक्र की खबरों में एक ग्लोबल जंप हम लेने जा रहे हैं। ये देखिए, हम बात करते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के सबसे बड़े अपडेट की। बाइडेन के पीछे हटने के 2 दिन के अंदर ही साफ हो गया कि डेमोक्रेट्स को कमला पसंद। डेमोक्रेट्स को कमला पसंद।
अब 1 से 7 अगस्त के बीच होने वाली वोटिंग में डेमोक्रेट्स नॉमिनेशन के लिए पहले राउंड की वोटिंग करेंगे, जिसमें आधिकारिक रूप से कमला हैरिस को डेमोक्रेट्स का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुना जाएगा। लेकिन इसके साथ ही दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या ट्रंप को कमला हैरिस का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया है और कैसे कमला हैरिस ने फंड जुटाने में नया रिकॉर्ड बना लिया है, ये फिक्र की इस ग्लोबल रिपोर्ट में देखिए। Call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. डोनाल्ड ट्रंप ने जब कमला हैरिस का मजाक बनाया तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये मजाक उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। कमला हैरिस ने न सिर्फ डेमोक्रेट्स का विश्वास जीत लिया है, बल्कि 24 घंटे में ही डेमोक्रेट्स के लिए सबसे ज्यादा फंड जुटाने का रिकॉर्ड भी बना लिया है। कमला हैरिस को 4000 में से 1976 डेलीगेट्स का समर्थन मिल चुका है। डेमोक्रेट्स का उम्मीदवार बनने के लिए हैरिस ने जरूरी सपोर्ट पा लिया है। कमला हैरिस ने ट्रंप के मजाक बनाने के बाद सबसे बड़ा पार्टी फंड भी जुटाया है। हैरिस ने डेमोक्रेट्स के लिए 24 घंटे में 678 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा लिए। 105 दिन बाकी हैं इलेक्शंस के लिए और अब इनको मैराथन नहीं बल्कि स्प्रिंट मारनी पड़ेगी। हो पाएगा? इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि ट्रंप पर गोली चलने के 10 दिन के बाद अमेरिका में सीक्रेट सर्विस चीफ किम्बरले चीतल ने इस्तीफा दे दिया। हेड्स आर रोलिंग। गौर करने वाली बात यह है कि जब वो अमेरिका में जांच कमेटी के सामने पेश हुई तब उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। बड़ी बेइज्जती की गई उनकी, लेकिन 2 दिनों से सीक्रेट सर्विस चीफ से सवाल जवाब के वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने शर्मिंदा होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। Several hours before you sent it to this committee as being political, yes or no? I have no idea how my statement got out. Well, have you provided all audio and video recordings in your possession to this committee, as we asked on July 15th, yes or no? I would have to get back to you. That is a no. You're just being completely dishonest. Mr. Chairman. Completely dishonest. Mr. Chairman. और अब न्यूज़ टॉप 9। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में सेना का एक और जवान शहीद। घायल जवान सुभाष चंद्र की इलाज के दौरान मौत। सुबह कृष्णा घाटी में हुई थी आतंकियों से मुठभेड़। कल बजट के विरोध में प्रदर्शन करेगा विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई बैठक। विपक्ष ने बजट को बताया निराशाजनक और भेदभावपूर्ण। देश के 24 लाख छात्रों के लिए राहत की खबर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नीट यूजी 2024 के लिए दोबारा परीक्षा नहीं होगी। गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले। कल से शुरू होगी काउंसलिंग। पटना में अंबेडकर यूनियन के प्रदर्शन के दौरान हंगामा। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। आरक्षण की मांग पर लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारी घायल। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी 24 और 25 जुलाई को दिल्ली में होंगे। विदेश मंत्री जयशंकर एनएसएस डोवाल से होगी मुलाकात। पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं डेविड लैमी। ब्रिटेन में नई सरकार बनने के बाद विदेश मंत्री ब्रिटिश का जो है वो पहला दौरा होगा। और बरेली के गौसपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी और मारपीट की घटना के बाद पुलिस का एक्शन। 35 आरोपी किए गए गिरफ्तार। 8 के घर पर चला बुलडोजर। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े एक मामले में एल्विश यादव से लखनऊ में ईडी ने की 7 घंटे तक पूछताछ। ईडी ने एल्विश से मांगे कुछ डॉक्यूमेंट्स। 30 जुलाई को फिर से होगी एल्विश यादव से पूछताछ। लद्दाख में करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए करगिल वॉर मेमोरियल में जबरदस्त तैयारियां। 25वें करगिल दिवस के मौके पर द्रास में होंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारी बारिश की वजह से इथोपिया में भयंकर लैंडस्लाइड। चपेट में आकर 140 लोगों की मौत। मृतकों में ज्यादातर छोटे बच्चे और 50 से ज्यादा महिलाएं। तो आज के लिए फिक्र में इतना ही। हालांकि हमें फिक्र आपकी हमेशा रहती है। अपना ख्याल रखिए क्योंकि फिक्र में आप और हाँ अभी के लिए इतना ही। बस आगे देखिए कीर्तिमान बनाता भारत ग्लोबल हथियार निर्यात।